नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने सतलुज और यमुना रिवर के बारे में पढ़ा है और आज की क्लास में हम ब्यास और रावी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर अन्य हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप उन्हें भी ये सेंड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, तो उन्हें भी एक अच्छी खासी मदद यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम ब्यास और रावी दो नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ब्यास के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम रावी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम ब्यास रिवर का मैप देख लेते हैं कि ब्यास नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इनिशियली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्यास नदी का ओरिजिन मनाली क्षेत्र में रोहतांग में हो रहा है। पहले ये नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी और यहाँ मंडी से इसका फ्लो वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मंडी के बीचों बीच ये नदी जाएगी और उसके बाद हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में सीमा बाउंड्री बनाएगी और उसके बाद ये नदी कांगड़ा में महाराणा प्रताप सागर या जिसको पोंग डैम कहा जाता है उसका निर्माण करेगी और ब्यास नदी उसके बाद कांगड़ा से पंजाब की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस इसका मैप देख लेते हैं कि ये नदी कैसे फ्लो हो रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज इस नदी पर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं ये रोहतांग पास है। रोहतांग पास से ये नदी मनाली में जो पड़ता है वहां से आगे निकलती है, उसके बाद कुल्लू क्षेत्र में, और कुल्लू में इससे एक नदी जो यहाँ से आ रही है, यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मनतलाई लेक, मनतलाई झील। ठीक है, मनतलाई, या यहाँ पर आपको पार्वती ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, पार्वती ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से ये नदी जिसको पार्वती कहा जाता है यहाँ से आगे निकल रही है और यहाँ पर मलाना खड्ड, मलाना पर भी दो तीन परियोजनाएं हम पढ़ेंगे, मलाना वन, मलाना टू, मलाना थ्री। ठीक है, मलाना क्षेत्र से, मलाना जिसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है वर्ल्ड की, इसके बारे में हम आगे कल्चर में डिस्कस करेंगे, इतिहास में डिस्कस करेंगे। तो मलाना खड्ड यहाँ पर मिली और उसके बाद ये पार्वती नदी जो कि ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कुल्लू जिले में, कुल्लू के समीप शमसी नामक स्थान पर ब्यास नदी से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद जब ये नदी आगे निकलती है मंडी और कुल्लू के बीच में बहुत लंबी सीमा भी बनाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये लारजी नामक जगह है जहां पर मंडी में प्रवेश कर रही हैं और ये जो सैंड्स खड्ड हैं जिसमें दो तीन दिनों से काफी तूफान भी चल रहे हैं, काफी फ्लड आ रहे हैं। ठीक है, मंडी के लारजी के समीप सैंज खड्ड किससे मिल जाएगी, ब्यास नदी से मिल जाएगी। और यहां से एक तीर्थन नदी आ रही है। ठीक है, तीर्थन नदी आ रही है बंजार आदि क्षेत्र होते हुए, ये सैंज की इंपॉर्टेंट सहायक है। उसके बाद ये नदी लारजी के समीप, ठीक है, मंडी में ब्यास नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये नदी ब्यास में एंटर सॉरी मंडी में प्रवेश कर जाती है। अब इसका फ्लो हम मंडी में देख लेते हैं, मंडी में कहाँ कहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, कुल्लू और, ठीक है, मंडी के साथ सीमा बना रही है, मंडी का आउट रीजन हो गया। ठीक है, और कुल्लू में, और ये बाला चौकी नामक स्थान पर कंप्लीटली मंडी में प्रवेश कर रही है और उसके बाद आगे निकल रही है। और ठीक है, आगे मंडी कस्बा जो कि लेफ्ट बैंक पर है, यहाँ पर बड़ा बंगाल क्षेत्र से, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से एक नदी निकल रही है जोगिंदर नगर होते हुए, पद्धर होते हुए। ठीक है जी, ये नदी मंडी के समीप जिसको हम ऊहल नदी बोलते हैं, इस पर भी दो तीन परियोजना है, ऊहल वन, ऊहल टू, ऊहल थ्री। ठीक है, मंडी के समीप किससे मिल रही है, ब्यास से।
और एक और नदी छोटी सी सुकेती क्षेत्र, जिसको हम सुकेती नदी बोलते हैं, ये भी मंडी के समीप ही ब्यास नदी से मिलती है। उसके बाद ये नदी आगे निकली, आगे कोटली इस नदी के बैंक पर पड़ा, ठीक है। आगे धर्मपुर इस नदी के बैंक पर पड़ा, संधोल, जहां से ये कांगड़ा और हमीरपुर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो दो डिस्ट्रिक्ट हमने देख ली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो ब्यास नदी है हमीरपुर में एंटर कर जाती है। हमीरपुर में, ठीक है, कौन से क्षेत्र में? अगर आप यहां पर देख रहे हो ब्यास नदी, तो ये यहां से एंटर हुई और हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में इसने सीमा बनाई। हमीरपुर में जो बाखर खड है, जो कि बाखर जो नदी है मंडी और हमीरपुर के बीच में सीमा बनाती है, सीमा क्रिएट करती हैं। और उसके बाद मंडी और हमीरपुर की बाउंड्री पर यह नदी बाखर खड किससे मिल जाती है? ब्यास नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये नदी जब आगे आती है तो यहाँ पर पुंखड, जो सुजानपुर टिहरा का क्षेत्र है, वो किस नदी पर बसा हुआ है? ब्यास नदी पर। पुंखड यहाँ पर मिली। इसके साथ साथ कुनाखट, जो कि हमीरपुर होते हुए आगे निकल रही है, वो भी नदौन से ठीक पहले किस नदी से मिल रही है? ब्यास नदी से मिल रही है। आगे निकलकर एक और नदी जो कि मानखड निकल रही है, ये भी हमीरपुर में किसकी सहायक नदी हो जाती है? ब्यास की। उसके बाद ब्यास नदी कंप्लीटली जो बाउंड्री बना रही है कांगड़ा और हमीरपुर के बीच, उसके बाद ये नदी कंप्लीटली कांगड़ा में चली जाती है। अब कांगड़ा में इसका हम इंपॉर्टेंट फ्लो देख लेते हैं कि कांगड़ा में कहां से कहां जा रही है नदी। ठीक है, तो इनिशियली मंडी से प्रवेश हुआ, संदोल नामक स्थान पर प्रवेश हुआ, हमीरपुर के साथ बाउंड्री बनी, जयसिंहपुर इसके बैंक पर देखने को मिला, आगे ज्वालामुखी भी इसके बैंक पर देखने को मिला, रक्कड़ में कंप्लीटली ये कांगड़ा में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद परागपुर हो गया, और देहरा गोपीपुर में पोंग डैम इस नदी पर बसा हुआ है। डाडा सिब्बा, जो पहले पोंग डैम का पार्ट, पोंग डैम में जब पोंग डैम बना उसके बाद डाडा सिब्बा भी तकरीबन पानी में डूब गया है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर, एक बहुत बड़ी झील, ठीक है, एक वेटलैंड, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे चलकर फतेहपुर होते हुए ब्यास नदी पंजाब की सीमा लगते हुए इंदौरा से कहाँ निकल जाती है? पंजाब चली जाती है। और पंजाब के बाद ये नदी पंजाब में ही इंदिरा सागर जगह पर, एक इंदिरा सागर पड़ता है पंजाब में, वहां पर ये नदी किससे मिल जाती है? वहां पर ये नदी सतलुज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सतलुज से मिल जाती है। और सतलुज नदी आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब से, और चिनाब से ये नदी, ठीक है, चिनाब कहाँ जाती है? सिंधु में और इंडस नदी में, और ये सिंधु नदी उसके बाद अरब सागर में फ्लो होती है। क्लियर हो गया है? तो ये इंपॉर्टेंट फ्लो हमने देखा ब्यास नदी का कहां से कहां तक। अब चलिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, ब्यास नदी कितने स्टेट में बहती है? सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखना है, इंडिया में। ठीक है जी, इंडिया में। दूसरा आपको पता रहना चाहिए इंडिया के कितने स्टेट में फ्लो करती हैं, तो दो स्टेट में, एक आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। ठीक है, पंजाब। हिमाचल प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट में कवर करती हैं? तो पहला कुल्लू, कुल्लू के बाद मंडी, मंडी के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद कांगड़ा। चार डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती हैं। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रखनी, इसका जो फ्लो है, ठीक है, पहले नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चली कुल्लू में, उसके बाद ये चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है जी, कुल लंबाई इसकी जो इंडिया में फ्लो हो रही है, टोटल लेंथ है इसकी 760 किलोमीटर, याद रखना है, 760 किलोमीटर इसकी टोटल हाई लेंथ है। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर ओरिजिन होता है? तो ये बीसना होके ब्यास है, इसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास, जो कि 3900 मीटर की हाइट पर मनाली में स्थित है, मनाली में स्थित हैं। और यहां पर एक ब्यास, ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड एक झील है जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है।
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये, इट फ्लो योर दक्षिण दिशा में 120 किलोमीटर तक बहती है और लारजी तक जाती है, यानी कि मन कुल्लू में ये मनाली से लारजी तक बहती हैं। उसके बाद ये मंडी से, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। सम सोर्स यानी कि कुछ सोर्स बताते हैं कि इस नदी के दो सोर्स हैं। एक को ब्यास ऋषि ना कहकर ब्यास रिखी इसको कहेंगे हम, ब्यास रिखी हम इसको कहेंगे, और दूसरे को हम ब्यास कुंड झील कहेंगे। यहां से पानी आया, ब्यास रिखी से पानी आया, आगे चलकर उसने ही ब्यास नदी का निर्माण किया। और जिस जगह पर ब्यास नदी का निर्माण हुआ उस गांव का नाम है पलचान गांव या पलचन गांव, मनाली में। ठीक है। वहां से ये नदी ब्यास नदी के रूप में बहती है। क्लियर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में इसका फ्लो टोटल 256 किलोमीटर है, 256 किलोमीटर है। और 256 किलोमीटर में ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हैं, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और हमीरपुर के बाद कांगड़ा। क्लियर हो गया। टोटल जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल है, वो 12,000 किलोमीटर है। 12,000 वाटर जल ग्रहण क्षमता है इस नदी की। ठीक है। और प्रभावित जिले यानी कि प्रभावित ना होकर कवर्ड हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसने कवर किए उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा, 4 डिस्ट्रिक्ट हम इसको पहले ही बता चुके हैं। और इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। कुल्लू में पलचन जहां से इस ब्यास नदी का निर्माण होता है, वहां से ये बजौरा तक बहती है। कुल फ्लो है 63 किलोमीटर। उसके बाद और मंडी में ये नदी बजौरा से, ठीक है, ये कहां तक बहती हैं, सचुई तक नामक स्थान तक बहती हैं। वहां पर इसका फ्लो है 103 किलोमीटर। और उसके बाद, ठीक है, जो सचुई नामक क्षेत्र हमीरपुर में आ गया, वहां से कालूर नामक क्षेत्र तक ये 54 किलोमीटर तक बही। और उसके बाद 35 किलोमीटर इसका जो फ्लो है वो कांगड़ा में है। कांगड़ा में ये देहरा से, ठीक है, देहरा, ठीक है, देहरा गोपीपुर तक बहती हैं। कहां से? कालूर से। ठीक है जी। देहरा गोपीपुर तक बहती है। ठीक है। ब्यास नदी सबसे ज्यादा फ्लो करती है मंडी में 103 किलोमीटर। उसके बाद नंबर 2 पर इसका फ्लो देखने को मिलेगा कुल्लू में 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। उसके बाद 54 किलोमीटर तक ये मंडी में बहती हैं। और 35 किलोमीटर तक ये कहां पर बहती हैं? कांगड़ा में बहती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है जी। तो क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? यह नदी मंडी और कुल्लू के, सॉरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पहले। यह नदी मंडी और कुल्लू के बीच में हमने पढ़ा था। पूरी स्टेटमेंट में प्रश्न आते हैं बड़े एग्जामिनेशन में, 18 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। ठीक है। ये स्टेटमेंट पूरी आपको याद रखनी होती है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, यह लारजी में मंडी जिले में प्रवेश कर जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, मंडी शहर ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है। सुजानपुर टिहरा हमीरपुर का, ये भी लेफ्ट बैंक पर स्थित है। ठीक है। लेफ्ट बैंक जरूर लिखें। ठीक है। और नेक्स्ट जो मिर्थल नामक स्थान है, वहां से ये हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हमने नोट किया। ठीक है जी। ट्रिब्यूटरीज इन कुल्लू, कुल्लू में राइट बैंक, जो राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है सोलंग, ठीक है, दूसरी है मनालसू, तीसरी है सुजोन और चौथी है फोजल और सरवरी। ठीक है। सोलंग नाला, सोलंग क्षेत्र इंपॉर्टेंट है कुल्लू में। मनालसू नाला, सुजोन, ये सुजोइन ना होकर सुजोन है, और फोजल और सरवरी। ठीक है।
पार्वती नदी भुंतर में ब्यास नदी से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट कर लेना है इसको। ठीक है जी। और उसके बाद हरलाखट बजौरा के सामने ब्यास नदी में प्रवेश करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैंजखट सैंज घाटी से होकर बहती हैं और लारजी में ब्यास नदी से प्रवेश करती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। तीर्थन तो हमने पूरा मैप में भी शो किया हुआ था। ठीक है, तीर्थन नदी ये भी लारजी से ठीक पहले सैंज नदी से मिल जाती हैं और उसके बाद सैंज नदी आगे चलकर ब्यास नदी में प्रवेश होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो मंडी में एक नदी है ऊहल, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्गम कांगड़ा के बड़ा बंगाल ग्लेशियर से होता है। और ये नदी, ठीक है, ये नदी मंडी के समीप, ठीक है, मंडी के समीप किस नदी में, ब्यास नदी में प्रवेश कर जाती है। जोगिंदर नगर इस नदी पर बसा हुआ है, हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, यह चुरा घाटी से होकर बहती हैं और पंडो व मंडी के बीच ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है, ऊहल नदी की बात हो रही है। ठीक है, अन्य दाहिनी जो सहायक नदियां हैं, ये रीना नदी, ठीक है, रीना नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लूनी खड मंडी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिनोखट ये भी, ठीक है, ये कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, इनके नाम ऐसे ही लिखे हैं। ठीक है जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है मंडी में, बखर खट, मसत खट, जंगी खट और रमोली खट, ये चार ही नाम लिखने हैं आपने, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप बड़े एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो ये चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, छोटे एग्जामिनेशन में केवल एक नदी पूछ लेगा और उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमीरपुर में। हमीरपुर में जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, हम बाखर खड भी देख चुके हैं, पुंग खड भी हम देख चुके हैं, कुना खड का मैप भी हमने देखा मैप में, ठीक है, और मान खड का मैप भी हमने देखा। तो ये सारी नदियां हमीरपुर में किसकी सहायक हैं, ब्यास नदी की सहायक। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बखर खड मंडी के साथ, जो मंडी और हमीरपुर के बीच में सीमा बनाती है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, एक अच्छी बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट आता है कांगड़ा में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो कांगड़ा में बिनुआ, जिसके बारे में है, इसका मैप भी हमने देखा। बैजनाथ से ये नदी निकलती है और संधोल नामक स्थान पर, ठीक है, ब्यास नदी से मिलती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। न्यूंगल नदी, इसके बारे में भी हमने देखा। न्यूंगल नदी ये पालमपुर से होकर बहती हैं और सुजानपुर के सामने ब्यास नदी से मिलती है। ठीक है, कांगड़ा में तीसरी बाणगंगा नदी, बाणगंगा और बनेरखट, ठीक है, कांगड़ा शहर के पास किससे मिलती हैं, ठीक है, किससे मिलती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्यास नदी का। बाणगंगा जो कि कांगड़ा की प्रमुख नदी है, बनेर खड कांगड़ा की प्रमुख नदी है, बनेर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कांगड़ा शहर के समीप ही किस नदी से मिल जाती हैं, ब्यास नदी से मिल जाती है। ठीक है, चक्की खड एक इंपॉर्टेंट है, जो गुरदासपुर पंजाब का एरिया है, वहां उसके साथ सीमा बनाती हैं। ठीक है, और ये भी पंजाब में जाकर किस नदी से मिल जाती हैं, आपके ब्यास नदी से मिल जाती हैं। गज नदी, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और देहर भी ब्यास नदी को ही जल देती हैं। तो ये सारी गज खड भी ब्यास की हैं और देहर, कांगड़ा की जितनी भी नदियां हैं वो सारी ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, ब्यास नदी की। ठीक है, मंडी की जितनी भी नदियां हैं, एक इमला बिमला को छोड़कर जो करसों की नदी हैं वो सतलुज में जाती हैं, और बाकी जितनी भी नदियां हैं मंडी की वो भी सारी ब्यास नदी में ही जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाउन जो कि ब्यास नदी पर स्थित है, महत्वपूर्ण शहर कुल्लू का मनाली इंपॉर्टेंट है। पतली कुल जो कि कुल्लू में एक फिशरीज भी है, वहां पर इंपॉर्टेंट, फिशरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पतली कुल, हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमी में, जब हिमाचल की इकोनॉमी डिस्कस करेंगे।
कुल्लू ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, जो कि किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है। भुंतर भी ब्यास पर है। कुल्लू का बजौरा इस नदी पर है। और मंडी में मंडी और पंडो, पंडो डैम भी है, पंडो भी इस नदी पर है। डैम के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चिनाब नदी के साथ। और सुजानपुर टिहरा जो कि हमीरपुर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ढीरा ना होकर देहरा इसका नाम है, ठीक है, देहरा और गोपीपुर ये सभी कांगड़ा के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है जी। दो पॉइंट हम छोड़ गए थे बीच में लिखना, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। जो आपके वैदिक नाम है ब्यास नदी का, वो है अर्जिकिया। अर्जिकिया ये भी आपको नोट रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत भाषा में ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है, ठीक है, विपाशा कहा गया है। तो आप इसको यूज ऐसे कर सकते हैं कि विपाशा ने अर्ज किया, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्यास नदी पर इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बस्सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपको याद रखना है। 66 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसको हम ऊहल टू पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ऊहल नदी कहाँ पर बहती है? मंडी में। तो ये मंडी में ऊहल टू नाम से या बस्सी परियोजना से एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा देहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 990 मेगावाट का, ठीक है, ठीक है जी। और इसका जो पानी है, इस प्रोजेक्ट से सतलुज में पानी डाइवर्ट किया गया है, 990 मेगावाट का। कांगड़ा में ये बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कांगड़ा में देहरा और, ठीक है, ब्यास नदी पर बना हुआ है। गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 10.5 मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। गज जो नदी है वो कहां पर बहती है? कांगड़ा में बहती है, तो कांगड़ा में। लार्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, 126 मेगावाट का, 126 मेगावाट का, ठीक है, और के पास मंडी और कुल्लू की सीमा पर ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा निर्मित ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भी पॉइंट आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है, यानी कि जिसमें किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के दूसरे राज्य के शेयर नहीं देखने को मिलते। पार्वती एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। पार्वती जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता 2051 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, यहीं पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में किसी सिंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। और ये जो पार्वती पावर प्रोजेक्ट है, इसके 3 जगह पर क्या लगे हुए हैं? पावर हाउस बने हुए हैं। एक पावर हाउस आपको सेंज में देखने को मिलेगा, एक पावर हाउस आपको नखथाप में देखने को मिलेगा, और एक पावर हाउस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लारजी में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसका मात्र 15% ही हिस्सा है। बाकी अन्य 4 राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि एक दिल्ली, दिल्ली का भी इंपॉर्टेंट इसमें शेयर है। राजस्थान गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। हरियाणा गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। और गुजरात सरकार का भी इसमें महत्वपूर्ण शेयर है। तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। तो पार्वती 1, पार्वती 2, पार्वती 2 की क्षमता 800 मेगावाट है, और पार्वती 3 520 मेगावाट का है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसी से मिलकर ही आपका पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है। पोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पोंग डैम हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा डैम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जल्दी। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इस पर 396 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। शानन एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, शानन बहुत इंपॉर्टेंट है, 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऊहल नदी पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाला ये सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, 1931 में बना था। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए कि फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश वाज शानन, ठीक है, 1931, 110 मेगावाट का, ठीक है।
ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। जो कांगड़ा से जोगिंदर नगर रेलवे बनी थी 1931 तक, ठीक है, वो इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निर्मित करने के लिए बनी थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसी को हम ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और ऊहल 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, और ऊहल 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का, ठीक है, रीना और नेरी खड्ड पर मंडी में 100 मेगावाट का बना है। तो ये भी जरूर नोट करें, ठीक है। एक और चीज जो हम जाननी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का कुल प्रोडक्शन होता है 23,000 मेगावाट, 23,000 मेगावाट, जिसमें से लगभग 10,561 मेगावाट बिजली सतलुज पर प्रोडक्ट होती है। और जो आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर भी लगभग 5,000, ठीक है, एग्जैक्टली इसको समझना पड़ेगा, एग्जैक्ट पॉइंट आपको जरूर लिखने पड़ेंगे। तो 5,357 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 5,357 मेगावाट बिजली ब्यास नदी पर सेकंड नंबर पर होती है, ठीक है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है सतलुज के बाद, ठीक है। सतलुज नदी लगभग 320 किलोमीटर में बहती है, और जो ब्यास नदी है 256 किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश में बहती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रावी नदी की, ठीक है, रावी नदी की। तो रावी हिमाचल प्रदेश की तीसरी प्रमुख नदी है, ठीक है, चौथी प्रमुख नदी है, ठीक है जी। रावी के बारे में भी हम पढ़ ही चुके हैं। रावी जो नदी है, इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है, ठीक है जी। और रावी नदी, इसकी हिमाचल प्रदेश में जो टोटल लेंथ है वो 120 किलोमीटर के आसपास है, 122 किलोमीटर बहती है, 122 किलोमीटर बहती है, ठीक है। यहां से ओरिजिन होता है जो ये क्षेत्र है मुल्तान, बड़ा बंगाल माना जाता है इसको, कांगड़ा का बड़ा बंगाल कहा जाता है, बड़ा बंगाल कहा जाता है। यहां पर एक तंतगिरी ग्लेशियर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बांदल ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और बांदल और तंतगिरी ग्लेशियर से दो नदियां निकलेगी, जिसको बांदल नदी या तंतगिरी नदी कहा जाएगा। और जब ये नदियां मिलेगी आपस में, तो ये रावी का निर्माण करेगी, और ये रावी नदी चंबा के बीचों बीच बहेगी, ठीक है। कांगड़ा में इसका फ्लो बहुत कम देखने को मिलता है, मैक्सिमम फ्लो इसका चंबा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए चंबा में रावी नदी के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो रावी नदी का ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो यहां से ये प्रवेश कर रही है, ठीक है। होली इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो रावी नदी पर है। आगे चलकर धारवाल, चंबा, यहां से चंबा जिले के बीचों बीच बही। और यहाँ पर एक नदी जिसको सिउल नदी कहा जाता है, बैरा सिउल नदी कहा जाता है, ये प्रमुख सहायक नदी है रावी नदी की, ठीक है। और यहां से आगे निकल जाती हैं, एक जगह पड़ती है खेड़ी, खेड़ी नामक जगह से ये पंजाब और, ठीक है, J&K के बीच में सीमा बनाते हुए निकल जाती हैं पाकिस्तान, ठीक है। फिर समझ लीजिए इसके बारे में, ये कितने देश में बह रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन में बह रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन में बह रही है। फ्लो कैसा है इसका, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में इसकी भारत में कितने स्टेट में बह रही हैं, तो 2 स्टेट में बह रही हैं, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। पंजाब के साथ साथ तीसरा J&K के साथ भी सीमा बना, तो 3 करेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और J&K के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। क्लियर हो गया है। और पाकिस्तान में जाकर ये कहाँ किससे मिलती है, तो पाकिस्तान में ये नदी चिनाब से मिलती है, और चिनाब के बारे में हम आगे जानते ही हैं कि वो सिंधु नदी से मिलती है, और सिंधु अरेबियन सागर में फॉल होती है। रावी का वैदिक नाम परुषणी है, परुषिणी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसका संस्कृत नाम इरावती है,
ठीक है, यहाँ पर राव ऑलरेडी रखा हुआ है तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, बस परुषनी याद रखना। इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज में इसको और रौंती नदी भी कहा जाता है, तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जब ग्रीक वासी यूनान वासी भारत आए थे तो यूनान वासियों ने इसको जो नाम दिया था हाइड्राउटस। ठीक है, जब सिकंदर महान आए थे, और दूसरा नाम था हाइड्रास्टर। ठीक है, और रुआडिस ये भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती हैं, यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के मुल्तान तहसील में बड़ा बंगाल रेंज से होता है, हम पहले ही देख चुके हैं। बांदल एक छोटी सी राय, एक तंतगिरी, नॉट टंटगिरी, ये तंतगिरी है। तंतगिरी नालों के संगम से रावी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, बांदल जो खड्ड है, नाला है, वो बांदल ग्लेशियर से निकलता है। राय नाला, ठीक है, ये रायघर ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, और तीसरा तंतगिरी, ठीक है, तंतगिरी, ये तंतगिरी और करु ग्लेशियर से निकलता है। तीनों जब मिलते हैं तो रावी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है, 122 चिनाब की है, तो ये गलत मत कर लेना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। 158 किलोमीटर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज, सतलुज के बाद ब्यास, ब्यास के बाद तीसरे नंबर पर रावी, रावी के बाद चौथे नंबर पर चिनाब, और सबसे नंबर कम पर आती हैं यमुना। तो ये इंपॉर्टेंट फ्लो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, किसका? नदियों का। ठीक है जी, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 5451 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऊपरी पहाड़ियों में से राउटी या इराउटी कहा जाता है, तो रौंती, एन लगा देना यहाँ पर, एन, और इरौंती, ठीक है, या इसको भी, ठीक है, इसकी जगह पर रौंती लिख लेना है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ये भी इसके इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर हो गया है? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। यह कांगड़ा से पश्चिम की ओर बहती हैं और चंबा में प्रवेश करती हैं, जरूर याद रखें। चंबा जिले में इसका फ्लो 130 किलोमीटर मैक्सिमम, ये चंबा जिले में ही बहती हैं, और खेरी नामक स्थान से चंबा को छोड़कर फिर ये पंजाब या मैदानी इलाकों में चली जाती है। ठीक है, पीर पंजाल, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती हैं, माउंटेन रेंजेस पढ़ चुके हैं, तो ये सेपरेट करती हैं किसको? पीर पंजाल और धौलाधार माउंटेन रेंज, जो कि चंबा में ही सेपरेट होती है। माधोपुर के पास पंजाब में प्रवेश करती हैं और फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं, हम पहले ही इसके बारे में मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? ठीक है जी, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, पहले इंपॉर्टेंट फ्लो देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर बहती हैं। बाराबंसी, त्रेटा, चनोटा, उलांसा होकर बहती हैं, चंबा के क्षेत्र हैं। ठीक है, मुख्य जो दाहिनी सहायक, राइट बैंक से जो आने वाली नदियां हैं, वो दो नदियों के नाम रखना, एक बुदिल, एक टुंडाहैन। टुंडाहैन न होकर इसको टुंडा नदी कहा जाता है, टुंडा नदी कहा जाता है। ठीक है, टुंडा, तो ये भी आपने नोट रखना है। ठीक है जी, महला चंबा में एक इंपॉर्टेंट प्लेस पड़ता है, महला के बाद साओ या सभी नदी भी रावी नदी में मिलती है, तो साहो एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी है, साहो मंदिर चंबा में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सभी नदी भी किस में मिलती हैं? रावी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सिउल नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, जम्मू क्षेत्र के साथ बाउंड्री बनाती हैं, और ये, ठीक है, किसकी प्रमुख सहायक नदी है? रावी नदी की सहायक नदी है सिउल नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हमने मैप भी देख लिया था। चिरचिंड नाला बाईं ओर से सहायक नदी है, जो कि छतराड़ी के पास मिलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। छतराड़ी हम मंदिर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज की हम लेटर में चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 23,000 हम पढ़ चुके हैं, तो रावी नदी पर भी
2957 मेगावाट का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ये तीसरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, सतलुज ब्यास के बाद। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट भालू सिंह पावर हाउस 0.5 मेगावाट का, सई नदी चंबा में देखने को मिलेगा। चमेरा झील हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3, ये 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ा चमेरा 1 है, जिसको हम हिब्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना हिब्रा। और ये सबसे बड़ा है 540 मेगावाट का। ठीक है, चमेरा 2 ये 300 मेगावाट का, और चमेरा 3 231 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रंजीत सागर डैम या थीन डैम, ये इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू एंड कश्मीर तथा हिमाचल की सीमा पर बना हुआ है, 600 मेगावाट का। ठीक है, रावी नदी पर माधोपुर में स्थित है, और ये माधोपुर जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट प्लेस आता है। रावी नदी पर महत्वपूर्ण कौन कौन से इलाके या कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो चंबा का चंबा, ठीक है, होली हम पढ़ चुके हैं, और माधोपुर जो कि जम्मू का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, वो भी इसी नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ और ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। टुंडा नदी की उत्पत्ति किलाथो दर्रे से होती है। ठीक है, टुंडा हमने पढ़ा था इससे पहले, टुंडा नदी, टुंडा खट। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है वो किलाथो दर्रे से होता है हिमाचल प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, टुंडा, ये इंपॉर्टेंट रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। साहो या सवी, ठीक है, इस रावी की सबसे प्रसिद्ध या सबसे लंबी सहायक नदी है चंबा में, और ये चंबा के पास किस नदी से मिलती हैं? रावी नदी से मिलती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिउ नदी पश्चिम में बहती है और संगनी खड्ड के पास रावी नदी में मिलती है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि सिउल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रिवर है। और उसके बाद बुधिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बुधिल नदी लाहौल के कुगती दर्रे से निकलती हैं, और बुधिल खरामुख नामक जगह पर रावी से मिलती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बड़े एग्जामिनेशन के लिए। तो छोटे एग्जामिनेशन के लिए इतना डिटेल में नहीं पूछता है। बहरा या बरेई खड्ड, ठीक है, ये मणिमहेश कैलाश से निकलती हैं, और ये भी किसकी सहायक है? रावी नदी की सहायक है। तो 2 रिवर्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एक छोटी सी नदी, इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में मैं लिख लेता हूं यहां पर, या मेंशन कर लेता हूं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में इन नदियों की सहायक नहीं है, उसको बोलते हैं मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी, ये सिरमौर के एरिया में है। नाहन क्षेत्र इस नदी के बैंक पर बसा हुआ है। ठीक है, मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करके करके ये घग्गर नदी की सहायक नदी हो जाती है। मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हरियाणा में जाकर ये घग्गर नदी से मिलती हैं। ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार यह प्राचीन सरस्वती प्रणाली का भाग है, यानी कि सरस्वती नदी का जो नाम आता है, उसी का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, सिरमौर जिले के कालाम से निकलती है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। ठीक है, और इसके बाद इसका फ्लो हिमाचल प्रदेश में यानी कि सिरमौर में मात्र 24 किलोमीटर है, और शंभू नामक क्षेत्र से ये बाहर निकल जाते, यानी कि हरियाणा चली जाती है, और हरियाणा में घग्गर नदी से मिलती है। इसके किनारे महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर सिरमौर में देखने को मिलेगा, और मारकंडा नदी का जो वैदिक नाम है अरुणा नदी भी है। तो ये हमारी तीसरी प्रमुख नदी, प्रमुख यानी कि एक इंपॉर्टेंट नदी ये भी थी। तो आज हमने डिस्कस करी हिमाचल प्रदेश की 3 नदियां, जिसमें हमने ब्यास के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, रावी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ली। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियां, और साथ में हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख डैम्स और ब्रिजेस की भी बात करेंगे। उसके बाद हम, ठीक है, ज्योग्राफी अभी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में नियरली 95% ज्योग्राफी तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ही ज्योग्राफी में बचता है, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियोस तो जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।